नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है आगरा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के असोड़ा गांव में बाल किशन सैनी रहते थे। वो खेती किसानी करते थे। परिवार में पत्नी निर्मला और 3 बेटे बिरजू, सुखबीर और यशवीर के अलावा 3 बेटियां थी। सबसे छोटा था यशवीर। यशवीर पढ़ने में काफी तेज था। उसका पढ़ाई में मन देखकर पिता बालकिशन और मां निर्मला काफी खुश होते थे कि कम से कम एक बेटा तो पढ़कर अपनी जिंदगी संवार लेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद बालकिशन ने बेटी की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। यश ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने लगा। बाद में उसने वहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए कोचिंग देनी शुरू कर दी। दिल्ली में रहते यशवीर ने LLB की और वकील बन गया। कुछ ही दिनों में उसके कोचिंग सेंटर में काफी छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने लगे। यश का पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा था, जिससे छात्र छात्राएं उससे पढ़ने में रुचि लेते थे। उसके कोचिंग सेंटर में पढ़ने आने वाली छात्राओं में ममता पवार नाम की एक छात्रा भी थी। वो भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगी थी। ममता का परिवार बागपत जिले में रहता था। उसके पिता का नाम लक्ष्मीचंद पवार और मां का नाम शिमला पवार था। ममता 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता बड़े बिजनेसमैन थे। आगरा में उनकी काफी संपत्ति थी, जिस वजह से ममता की मां शिमला आगरा में ही रहती थी। उनका घर आगरा के थाना छत्ता अंतर्गत जाटनी के बाग के एक अपार्टमेंट में था। ये फ्लैट ममता और शिमला के संयुक्त नाम पर था। ममता पढ़ने में काफी तेज थी। किसी भी सवाल के जवाब से जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। इसमें यश उसकी सहायता करता था। यश भी उसकी उत्सुकता और पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर काफी खुश होता था। इसलिए वो उसके किसी भी सवाल का जवाब समझाने के लिए अतिरिक्त समय दे देता था। इस अतिरिक्त समय में वे दोनों ही होते थे। पढ़ने पढ़ाने के दौरान दोनों काफी खुल गए थे, इसलिए बेझिझक एक दूसरे से बातें करते थे। पढ़ाई के अलावा भी उनके बीच इधर उधर की बातें होने लगी। दोनों को एक साथ रहना और बातें करना अच्छा लगने लगा। दोनों की उम्र में कोई खास अंतर नहीं था, इसलिए दोनों एक दूसरे से दोस्तों की तरह व्यवहार करने लगे। साथ समय बिताते, घूमने जाते और साथ में खाते पीते। इस सब के चलते दोनों के दिल काफी करीब आ गए। दोस्ती से वे कब प्यार में पड़ गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब दिल की धड़कनें और निगाहें उनके प्यार को जताने लगी तब उन्हें एहसास हुआ कि वे प्यार में पूरी तरह से डूब गए हैं। दिल की बात जुबान पर लाने के लिए दोनों की जुबान कुछ कहने से पहले ही लड़खड़ा जाती थी। एक दिन एकांत के क्षणों में ममता मेज पर कोहनियों के बल दोनों हाथ टिकाए यश के सामने बैठी थी, तो कपिल ने उसकी मेज पर रखे दोनों हाथों के पंजे अपने हाथों में लिए और अपने होठों से उन्हें चूमते हुए बोला, ममता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये प्यार काफी दिनों से अपने दिल में छिपाए बैठा था, लेकिन तुमसे इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम भी मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, बस इसी ऊहा-पोह में हर पल गुजरता था। अब रहा नहीं गया तो तुमसे अपने दिल की बात कह दी। अब तुम मेरे प्यार को ठुकराओ या स्वीकार करो, ये फैसला तुम्हारा होगा। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। ममता तो जैसे इसी पल के इंतजार में थी। यश ने जब उसका हाथ चूमा था तभी समझ गई थी कि आज यश उससे अपने दिल की बात कहने वाला है। वो जान गई थी कि यश भी उसे प्यार करता है, इसलिए मुस्कुराते हुए बोली, सच कहूं, मैं तो कब से इसी इंतजार में थी कि कब तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करो। आज आखिर वो शुभ घड़ी आ गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए ममता ने यश की आंखों में झांका तो यश ने उसे झट से अपने सीने से लगा लिया। यश ने उसे सीने से लगाकर सुकून की सांस ली तो ममता भी अपनी आंखें बंद कर यश के सीने में कैद दिल की धड़कनें सुनने लगी। यश की हर धड़कन में उसे अपने लिए प्यार महसूस हुआ, जिसकी वजह से उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट तैरने लगी। उनका प्यार समय के साथ और प्रगाढ़ होता गया। इस दौरान यश की नौकरी लग गई।
वो मेरठ की कोर्ट में पेशकार हो गया। उधर ममता भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हो गई थी। नौकरी करते हुए भी उनकी बातचीत होती रहती थी। दोनों शादी करने का फैसला कर चुके थे, लेकिन इसमें जाति आड़े आ रही थी, क्योंकि यश सैनी समाज से था और ममता जाट समाज की। ममता ने अपने घर वालों से बात की तो वे यश से अंतर जातीय शादी करने की बात पर विरोध में आ गए। ममता ने घर वालों के विरोध के बावजूद यश से शादी करने की ठान ली, लेकिन उसे और उसके परिवार को इस शादी से परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए ममता ने यश के सामने शर्त रखी कि उसे अपना सरनेम बदलकर पवार करना पड़ेगा और शादी के बाद यश अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। यश ने उसकी शर्त मान ली और उसने अपना नाम बदलकर कपिल पवार रख लिया। उसने सरनेम के साथ नाम भी बदल लिया। 15 साल पहले दोनों ने शादी कर ली थी। ममता की पोस्टिंग आगरा में हो गई। दोनों के अलग अलग शहर में रहने पर परेशानी होने लगी तो कपिल अपनी नौकरी छोड़कर आगरा आ गया। आगरा के जाटनी के बाग के जिस अपार्टमेंट में ममता की मां शिमला रहती थी, ममता कपिल उर्फ यश के साथ अपनी मां के फ्लैट से ऊपर वाली मंजिल पर स्थित फ्लैट में रहने लगी। ये फ्लैट ममता के नाम पर था। आगरा आकर कपिल वकालत करने लगा। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता था। समय के साथ 8 साल पहले ममता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने कन्नू रखा। इस समय कन्नू सेंट प्रैक्टिकल स्कूल में पहली कक्षा की छात्रा थी। कपिल कुछ ही समय में वकालत के क्षेत्र में आगरा में छा गया। कई बड़े केस उसके हाथ में आ गए थे। उनमें आगरा का बहुचर्चित जॉन्स मिल कंपाउंड भूमि घोटाले का मुकदमा भी था। जॉन्स मिल कंपाउंड की आखिरी महिला वारिस मॉरिस जॉन ने उसे अपना वकील बनाया था। वो कपिल को बेटे की तरह मानती थी। दूसरी ओर कपिल का प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा भी खूब फल फूल रहा था। जमीन का सौदा करवाने में कपिल को जबरदस्त महारत हासिल थी। उसने कई ऐसे सौदे करवाए थे जो विवादित थे। अब तक ममता इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हो चुकी थी। किसी ने कपिल से ईर्ष्या करके पुलिस विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर दी कि कपिल की पत्नी ममता आगरा में इंस्पेक्टर है। पत्नी के पुलिस इंस्पेक्टर होने के बलबूते पर कपिल ने कई विवादित जमीनों की खरीद फरोख्त की है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने ममता पवार का ट्रांसफर आगरा से प्रयागराज कर दिया। ममता को अपने विभागीय अधिकारियों का आदेश तो मानना ही था, लिहाजा उसे मजबूरन प्रयागराज जाना पड़ा। प्रयागराज में तैनाती के दौरान 24 सितंबर 2019 को ममता की तबीयत खराब हुई। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई लखनऊ में भर्ती कराया गया, लेकिन 27 सितंबर 2019 को ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। ममता की मौत के बाद उसकी मां शिमला कपिल से और बैर रखने लगी। अभी तक ममता की वजह से वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन ममता की मौत के बाद शिमला का कपिल से विवाद होने लगा था। विवाद का कारण था ममता के नाम कई प्रॉपर्टीज का होना। ममता के नाम मेरठ के अंसल टाउन में एक प्लॉट, आगरा के जाटनी के बाग में एक फ्लैट जिसमें शिमला खुद रह रही थी, आस्था सिटी सेंटर के सामने एक प्लॉट और एक बेकरी की दुकान थी। बेकरी की दुकान के किराएनामे में शिमला का नाम था। कपिल ने उसका बेनामा अपने नाम करा लिया था। प्लॉट भी कपिल अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा था। शिमला ने ममता को ये संपत्ति खरीदने के लिए अपनी जमा पूंजी दी थी। अब उसे डर था कि उसका दामाद कपिल सारी संपत्ति पर कब्जा करके उसे घर से बेदखल ना कर दे। इसे लेकर उनके बीच बहुत गहरा झगड़ा हुआ था। ममता की मौत के बाद कपिल के सामने उसकी रखी शर्त की कोई बंदिश नहीं थी। वैसे भी कपिल अकेलापन महसूस करता था, इसलिए कपिल ने अपने परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया था। हालांकि फोन पर कपिल पहले भी जब तक बात कर लेता था, लेकिन ममता की वजह से न घर वालों को घर बुला पाता था और न ही उनसे मिलने घर जाता था। बंदिश हटी तो कपिल के घर वाले उसके पास आने जाने लगे। 26 अक्टूबर 2020 की शाम कपिल अपने फ्लैट में था। 10 दिन पहले उसने अपनी 90 साल की मां निर्मला को अपने पास रहने के लिए बुला लिया था। वो शाम को अपनी मां से प्लॉट पर जाने की बात कहकर घर से निकल गया। अपनी मारुति वैगनार कार से वो आस्था सिटी सेंटर के पास वाले प्लॉट पर गया था, लेकिन पूरी रात बीत गई, वो वापस नहीं लौटा।
सुबह निर्मला ने पड़ोसियों से कहा तो उन्होंने फोन मिलाने को कहा। निर्मला फोन मिलाना नहीं जानती थी, ना ही उनके पास बेटे का नंबर था। पड़ोसियों ने नीचे की मंजिल पर रह रही कपिल की सास सिमला से कहा कि वो कपिल के बारे में पता करे। इस पर सिमला कपिल के फ्लैट पर आई और निर्मला पर बरस पड़ी। ड्रामा मत करो, यहाँ मजाक बनेगा, वो आ जाएगा, उसे कौन ले जाएगा, तुम चुप रहो बस। ये कहकर सिमला चली गई। बाद में पड़ोसियों के दबाव में 27 अक्टूबर की शाम को ही सिमला ने स्थानीय छत्ता थाना पुलिस को कपिल के लापता होने की सूचना दी, जिसके बाद छत्ता थाने के इंस्पेक्टर सुनील दत्त टीम के साथ कपिल के फ्लैट पर पहुंचे। वहां उन्होंने निर्मला से कपिल के संबंध में पूछताछ की। इसके बाद इंस्पेक्टर दत्त ने कपिल पवार उर्फ यश की थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी। बाद में कपिल का कोई सुराग न लगने पर गुमशुदगी की धारा 364 में तरमीम कर दिया गया। इस बीच इंस्पेक्टर सुनील दत्त को 27 अक्टूबर की शाम को इटावा जिले के भरतना थाना क्षेत्र के मलहोली नहर में एक शव मिलने की सूचना मिली। उन्होंने इटावा पुलिस से संपर्क करके शव की फोटो मंगवाई। वो फोटो कपिल की मां और उसके दोनों भाइयों को दिखाई गई तो उन्होंने शव की पहचान कपिल के रूप में कर दी। इसके बाद इंस्पेक्टर दत्त ने दोनों भाइयों को एसआई योगेश कुमार के साथ इटावा भेज दिया। दोनों भाइयों ने शव की शिनाख्त अपने भाई यश उर्फ कपिल के रूप में की। इटावा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव दोनों भाइयों के सुपुर्द कर दिया था। इंस्पेक्टर दत्त ने कपिल के फोन नंबर की सीडीआर की जांच की तो उसमें एक नंबर पर उनकी नजर टिक गई। उस नंबर की जानकारी की गई तो वो नंबर कपिल के दोस्त जीतू उर्फ हर्ष यादव का निकला। जीतू के नंबर की लोकेशन ट्रेस की गई तो 26 अक्टूबर की शाम को कपिल के प्लॉट फिर उसके घर से होती हुई इटावा तक मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की तो उसमें घटना की रात जीतू कपिल की कार के साथ आया दिखा। साथ में एक जाइलो कार भी थी जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। जीतू ने वहां कुछ देर रुककर कपिल की सास सिमला से बात की, उसके बाद चला गया। इसके बाद 30 अक्टूबर 2020 को इंस्पेक्टर दत्त ने कपिल की सास सिमला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में सिमला ने कपिल की हत्या जीतू और उसके 2 साथियों राहुल और अनवर से कराने की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद इंस्पेक्टर दत्त ने अपने मुखबिरों को राहुल और अनवर की तलाश के लिए लगा दिया। जल्द ही एक मुखबिर ने सूचना दी कि राहुल और अनवर एतमादपुर से मथुरा की ओर जाइलो कार नंबर यूपी 75N 0021 से जा रहे हैं, जिसके बाद इंस्पेक्टर दत्त ने अपनी टीम के साथ जाकर वाटर वर्क्स पुल के ऊपर से दोनों को गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सारी कहानी सामने आ गई। प्रॉपर्टी के धंधे में काम करते हुए कपिल की जान पहचान जीतू उर्फ हर्ष यादव से हो गई थी, जो कि आगरा के एतमादोला थाना क्षेत्र में टेडी बगिया में रहता था। दोनों में दोस्ती भी हो गई। जीतू का कपिल के घर आना जाना हुआ। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कपिल ने उसे अपनी पत्नी ममता की सारी संपत्तियों की जानकारी दे दी। उसने ये भी बता दिया कि कई संपत्ति पत्नी ममता और सास सिमला के संयुक्त नाम से भी है। जीतू कहने को कपिल का दोस्त था, लेकिन वो मन ही मन उससे जलता था। कई जमीन के सौदे करवाने में दोनों लगे होते थे, लेकिन हर बार कपिल बाजी मार लेता था। इससे जीतू को नुकसान उठाना पड़ता था। करीब 1.5 साल पहले जोन्स मिल कंपाउंड में यमुना किनारे जीतू का 1,500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन का इकरारनामा कपिल के माध्यम से हुआ था, मगर बाद में मॉरिस जोन ने जमीन का बेनामा उसके नाम ना करके दूसरे किसी कारोबारी को कर दिया। मॉरिस ने यह कदम जीतू के खिलाफ छत्ता थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज होने के बाद उठाया था। इस मामले में जीतू ने कपिल से जमीन उसके नाम कराने को कहा, लेकिन कपिल ने उसका इस मामले में कोई साथ नहीं दिया। लिहाजा दर्ज मुकदमे में जीतू को जेल जाना पड़ा। इससे वो कपिल से रंजिश मानने लगा था। जीतू वैसे भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। उस पर विभिन्न धाराओं में 5 मुकदमे चल रहे थे। जेल से छूटने के बाद वो कपिल को ठिकाने लगाने की सोचने लगा, लेकिन उसने कपिल के साथ मिलना जुलना, बातें करना पहले की तरह ही चालू रखा, जिससे कपिल को उस पर शक ना हो। लॉकडाउन के दौरान उसने कपिल की हत्या करने की सोची, लेकिन फिर ये सोचकर रह गया
कि इस लॉकडाउन में वो शहर से बाहर भागकर कहीं नहीं जा सकेगा, लेकिन उसने लॉकडाउन खुलने के बाद किसी भी तरीके से कपिल की हत्या करने की ठान ली। इसके लिए उसने हत्या के बाद अपने बचाव की भी तैयारी करनी शुरू कर दी। फिरोजाबाद के एक लूट के मामले में वो कई तारीखों पर कोर्ट नहीं गया तो उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया। कपिल और शिमला के बीच विवाद किस हद तक पहुंच गया है ये भी जीतू बखूबी जानता था। घटना से 10 दिन पहले संपत्ति विवाद के चलते दोनों की पंचायत हुई। इसमें कपिल की तरफ से जीतू और उसके दोस्त थे। शिमला ने अपने घर के लोगों को बुला लिया जो कि बागपत जिले में रहते थे। पंचायत में कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन जीतू ने भांप लिया कि कपिल की साथ शिमला संपत्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके लिए उसने शिमला से बात करने की सोच ली। जीतू ने शिमला से पहले ही काफी मेलजोल बढ़ा रखा था। जीतू कपिल के उठाए गए कदमों की जानकारी शिमला को देता रहता था, इसलिए शिमला उस पर विश्वास करने लगी थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसी तर्ज पर जीतू ने अकेले में शिमला से बात की और कहा, आंटी जी, जिस संपत्ति के लिए आप परेशान हो रही है वो तभी आपके हाथ आएगी जब कपिल दुनिया में नहीं रहेगा। इस पर शिमला ने बिना देर किए बोल दिया, जो भी खर्चा आएगा वो दे देगी, लेकिन कपिल को रास्ते से हटा दो। खर्चा 10 लाख रुपए आएगा, 2 सुपारी किलर हायर करने पड़ेंगे, जीतू ने बताया। ठीक है, शाम को आकर मुझसे 1 लाख रुपए ले जाना, बाकी 9 लाख रुपए मैं काम होने के बाद दूंगी, शिमला ने कहा। शिमला की बात सुनकर जीतू ने सहमति दे दी। फिर वो वहां से चला गया। जीतू तो वैसे भी कपिल को मारना चाहता था। ऐसे में शिमला के कहने पर हत्या करने पर सुपारी की रकम मिल रही थी। शाम को फिर वापस आकर उसने शिमला से 1 लाख रुपए ले लिए। रकम मिलने के बाद उसने टेढ़ी बगिया में ही रहने वाले अपने दोस्त अनवर और कालिंद्री विहार के राहुल को कपिल की हत्या करने के लिए तैयार कर लिया। उसने उन दोनों को शिमला से मिलवा भी दिया। 26 अक्टूबर 2020 की शाम को जीतू अपनी जाइलो कार में राहुल और अनवर को बैठाकर कपिल के प्लॉट पर पहुंचा। वो जानता था कि इस समय कपिल अपने प्लॉट पर बैठा शराब पी रहा होगा। उसका सोचना सही था, कपिल प्लॉट पर बैठा शराब पी रहा था। जीतू भी अपने साथियों के साथ उसके पास बैठ गया। जीतू ने कपिल के खाने के लिए अनवर से अंडे की भुजिया मंगवाई, जिसमें अनवर ने योजना अनुसार नशीला पदार्थ मिला दिया था। कपिल ने वो भुजिया खाई तो कुछ ही देर में वो नशे से बेसुध हो गया। जीतू ने राहुल और अनवर की सहायता से उसे कार में पिछली सीट पर डाला। इसके बाद राहुल और अनवर जीतू की कार और जीतू कपिल की वैगनार कार से शिमला से मिलने अपार्टमेंट पहुंचे। वहां शिमला को पूरी बात बताई और बाकी पैसे मांगे। शिमला ने बाकी पैसे पूरा काम होने के बाद ही देने की बात कही। इसके बाद जीतू अपने साथियों के साथ वहां से निकल आया। फिर तीनों ने कार की सीट बेल्ट से गला घोंटकर कपिल की हत्या कर दी और उसके शव को जाइलो कार से निकालकर वैगनार में रख दिया। शव को लेकर तीनों चल दिए। जीतू ने अनवर को रामबाग में छोड़ दिया। जीतू राहुल के साथ कपिल के शव को इटावा के भड़तना क्षेत्र में मलहोली नहर के पास लेकर गया। वहां नहर में कपिल के शव को डालने के बाद जीतू राहुल के साथ वापस लौट आया। फिरोजाबाद के पास उसने राहुल को उतार दिया और घर चला गया। राहुल, अनवर और शिमला के गिरफ्तार होने का पता लगते ही जीतू ने फिरोजाबाद की कोर्ट में लूट के उसी मामले में सरेंडर कर दिया, जिनकी तारीखों की पेशी में वो पहले से नहीं जा रहा था। उसके खिलाफ वारंट तक निकल गया था। वो जानता था कि बड़े मामलों में पुलिस गिरफ्तारी ऐसे ही नहीं दिखाती, पैर में गोली मारकर मुठभेड़ की बात कहकर दिखाती है। वो गोली नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बचाव में ये रास्ता अपनाया था। राहुल और अनवर के पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। इंस्पेक्टर सुनील दत्त ने मुकदमे में धारा 302, 201, 120 भी और बढ़ा दी थी। फिर आवश्यक कागजी खानापूर्ति करने के बाद तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।